जय माता दी। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या स्विमिंग करते हैं या कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके बाद हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाती है, हमारे मसल्स में पेन होने लगती है। ऐसा क्यों? तो यदि इसका हम लोग जवाब जानेंगे तो जवाब भूल भी सकते हैं। याद करना तो आसान होता है परंतु याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसे याद रखने के लिए हम लोग इसमें अभी इसका थोड़ा सा डिटेल स्टडी यदि कर लें तो इस डिटेल स्टडी के दरमियान में हम लोग देखेंगे कि याद रखने में भी मदद मिलेगी और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो भी इस बीच में ढेर सारे क्वेश्चन का जवाब भी हमें मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखना ना भूलें। इसमें जैसे और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे कि एक दही खट्टा क्यों होता है, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो फ्लफी क्यों होते हैं। तो इन सबों का जवाब हमारी इस वीडियो में देखते रहें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्वसन पर। जो व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? अगर आमतौर पर बच्चों से पूछ दिया जाए कि भाई श्वसन किसे कहते हैं, कहेगा श्वसन किसे कहते हैं? अरे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं आप। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, यानी इसको हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहेंगे। सो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वह श्वसन का एक भाग है। अभी देख रहे हैं श्वसन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब इस बाह्य श्वसन में दो प्रकार आ गया, एक श्वासोच्छ्वास और दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैसों का परिवहन। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन क्या है? तो श्वसन जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन किया जाता है, ग्लूकोज का जब विखंडन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ से एनर्जी यानी ऊर्जा की राशि मुक्त होती है जिसका उपयोग हमारा शरीर दैनिक जीवन में काम करने के लिए करते हैं। और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 होता है उसे फिर हम लोग नाक के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो श्वसन आप समझ रहे हैं, श्वसन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। अब होता क्या है इसमें बाह्य श्वसन, इस बारे में हल्का हल्का लेखी जानकारी सब आदमी जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन हल्का सा देख लिया जाए। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब हो गया अंतः श्वसन, का मतलब हो गया जो कोशिका के अंदर में हो। तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन, चूंकि कोशिका के अंदर में होती है और चूंकि यह कोशिका के अंदर में होती है इसीलिए इसको हम लोग अंतः श्वसन भी कहते हैं। अब एक बाह्य श्वसन है जिसे हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो बाह्य श्वसन में दो पार्ट, इसको फिर दो पार्टों में हमने बांट दिया, एक दिया ब्रीदिंग और दूसरा दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में हम लोगों ने क्या किया, इंस्पायरेशन, इनहेल ऑफ एयर। इनहेल ऑफ एयर, जब हम लोग हवा को, वायुमंडलीय हवा को नाक के द्वारा अपने फेफड़े में लेते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रश्वास। हिंदी में कहेंगे प्रश्वास और इंग्लिश में कहेंगे इंस्पायरेशन। और जब हमारे सेल में बने बाय प्रोडक्ट CO2 जब ब्लड के साथ फेफड़े में आती है और फेफड़े के बाद उसे नाक के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो इस CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे एक्सपायरेशन, यानी उच्छ्वास। क्लियर है? अब इसके बाद एक दूसरा पार्ट इसका आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी O2 जो हम लोग नाक के द्वारा लेते हैं फेफड़ा में, तो फेफड़े के बाद यह O2 ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के सभी सेलों में पहुंचाया जाता है। नहीं, ये ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब है बस एक जगह से दूसरे जगह जाना, बीच बीच में जिनको चढ़ना है चढ़ा, जहाँ उतरना है वहाँ उतरा। यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन? ब्लड करता है और ब्लड के साथ यह गैस जाता है। हालांकि इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे इसके बाद
जो किस प्रकार O2 जो है वो ब्लड के साथ कैसे संजो करके जाता है, फिर पुनः CO2 कैसे निकलता है, हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझ गए। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःश्वसन, या अंतःश्वसन का पहला स्टेप जो होता है वो एब्सेंस ऑफ O2, याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ O2। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में? क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है चूंकि श्वसन चैप्टर है, नहीं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है और इसमें एब्सेंस ऑफ O2 होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। यहाँ से देख लें कि ये ग्लूकोज जो है वह वास्तव में 6 कार्बन परमाणु वाले मॉलिक्यूल हैं। जब ये टूटते हैं यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा तो 2 मॉलिक्यूल बनता है, कौन? पायरुवेट। और पायरुवेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। ये इसको भी याद रखना है। पायरुवेट का यानी इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। और C3H4O3 यानी पायरुवेट कितने कार्बन परमाणु वाले हैं? 3 कार्बन परमाणु वाले। तो 2-3 कार्बन परमाणु मिल करके 6 कार्बन परमाणु यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है। अब यहां से पायरुवेट का भाग्य फिक्स होता है। यहां से तो पैदा लिया और पैदा लेने के बाद 3 बेटे हुए। अब इन तीनों बेटे को अपना अपना भाग्य आजमाना है कि किसका कैसा भाग्य होता है। और भाग्य यहाँ पर डिपेंड करता है किस पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति पर। तो एक होता है प्रेजेंस ऑफ O2 और एक होता है एब्सेंस ऑफ O2, एक होता है लैक ऑफ O2। तो ये प्रेजेंस ऑफ O2 इसको हम लोग कहेंगे किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो कि देखिएगा किताब में पढ़े होइएगा कि रेस्पिरेशन को 2 भाग में और बांटा जाता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सी श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुवेट का विखंडन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और एक होता है एनएरोबिक यानी अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। पहला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देख लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लेकिन इनमें भी हल्का सा फर्क है। देखिए किताब में, खास करके पुरानी किताबों में इसको विशेष तौर पर नहीं दिखलाया, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट देख लीजिए कि एक होता है एब्सेंस ऑफ O2 जब पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं हो, और एक होता है लैक ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन की जब उपस्थिति नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट के रूप, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें बनता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल C2H5OH या इसे हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। इथेनॉल कहिए या इथाइल अल्कोहल कहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पर देख रहे हैं इथेनॉल कार्बन 2 परमाणु वाले हैं, जबकि ये बनते हैं किससे? पायरुवेट से। पायरुवेट कितने परमाणु वाले हैं? C3, 3 कार्बन परमाणु वाले। एक कार्बन बचा यहाँ पर जो फॉर्म किया कौन सी? CO2, और फिर बनाया कौन सी? एनर्जी। ये खास करके इथाइल अल्कोहल वाले जो होते हैं वो यीस्ट में, जिससे खमीर बनाया जाता है, कवक है एक प्रकार का, फंजाई, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें यह प्रक्रिया होता है। इसी के कारण आपको बेकरी प्रोडक्ट जो हैं वो फ्लफी जो होते हैं, चूँकि उसमें वह उपस्थित रह करके इथाइल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो उसके बीच बीच में फंसे रहते हैं, जो बाद में गैस निकलते हैं तो वह जगह खाली रह जाता है और वह काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है। इसके बाद इसके द्वारा वाइन यानी शराब भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया जो होती है हमारे पेट में रहने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, इन सबों में भी यह प्रक्रिया यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके बाद एक है लैक ऑफ
O2 यानी ऑक्सीजन के अभाव में। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है तब तो ग्लूकोज विखंडित होकर के और तब यहाँ पर एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी मुक्त करती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने में या हार्ड फिजिकल वर्क करने के समय हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उतना एनर्जी तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है एट ए टाइम। वैसी परिस्थिति में हमारे शरीर के स्केलेटल मसल्स यानी जो मांसपेशियां होती हैं, यह मांसपेशियां ऑक्सीजन के अभाव में भी वह क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, यानी उसे उसके बीच उपस्थित बंधनों को तोड़ता है, और तोड़ने के दरमियान में उससे निकलता है कौन सा बाय प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड। इसको भी याद रखिएगा, C3H6O3 लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म में। और लैक्टिक एसिड जो होती है इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, चूंकि इसमें अल्कोहल का निर्माण होता है इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और सब सवाल उठता है जब हमारा शरीर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है भी कर लेता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेता है, तो फिर क्यों हमारे शरीर को ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वह कर सकता है तो वही करता, इतनी ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं ये अनऑक्सी श्वसन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की बहुत कम मात्रा यानी 5% एनर्जी को ही वो प्रोड्यूस कर पाती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा शरीर 99.98% एनर्जी रिलीज करती है। अगर एटीपी के रूप में देखा जाए तो इसमें 36 से 38 एटीपी यानी 36 to 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है एनर्जी, जबकि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी का ही निर्माण कर पाती है। इसीलिए यह जो है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन इज बेटर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये लैक्टिक एसिड जो बनता है हमारे मसल्स में, यही लैक्टिक एसिड के कारण ड्यू टू ए कॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन आवर स्केलेटल मसल्स, इसीलिए हमारे इस मसल्स में दर्द होता है। जहाँ जहाँ पर ये लैक्टिक एसिड जमा रहती है वहाँ वहाँ पर दर्द होता है। तो देखिएगा जब हम लोग कठिन परिश्रम करके आते हैं तो लेट जाते हैं और बच्चा को कहते हैं कि शरीर पर चढ़ो, यदि वो बच्चा आता है या बच्चा को कहते हैं इस पर चढ़ो पैर दे करके, और जब इसको दबाता है तो जहाँ पर दबता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड दबाव के कारण इधर और इधर जाती है, और जहाँ पर दबता है वहाँ लैक्टिक एसिड नहीं रहती है, जिसके वहाँ दर्द की अनुभूति कम होती है। कहते हैं कि बहुत आराम मिला। फिर कहते हैं अरे चलते रहो, एक जगह मत खड़ा रहो, चलते रहो इस पर, ताकि हमको आराम मिलता रहे। लेकिन होता क्या है, जब लैक्टिक एसिड फिर जब आप मसाज करते हैं या गर्म पानी से इसको सेक कीजिए तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वह होने लगता है। चूँकि इसके कारण रुक जाती है, जब ब्लड सर्कुलेशन अपने रफ्तार से होने लगती है तो पुनः यह लैक्टिक एसिड जो है वह CO2 और वाटर में बदल करके और यह डिजॉल्व हो जाती है और फिर लैक्टिक एसिड खत्म हो जाती है। तो ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं।